मेथड बच्चों पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, ग्राफिकल मेथड कहें या ज्योमेट्रिकल मेथड कहें, हम लोगों ने पढ़ लिया है। उससे सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक मेथड, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी आपको दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दी जाएगी दो वेरिएबल में, और उसको आपको अलजेब्रिकली सॉल्व करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। जिसके बच्चों यहाँ पर हम लोग तीन मेथड पढ़ेंगे। देखो मैं तीनों मेथड को एक एग्जाम्पल लेकर एक साथ ही बताऊंगा तीनों मेथड को। और क्योंकि जो 3.3 एक्सरसाइज है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है, फिर जो अगली एक्सरसाइज है वो एलिमिनेशन मेथड पे है, फिर जो अगली एक्सरसाइज है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे है। तो और इसके बाद आपको मे बी अगर 12 तारीख को क्लास फिर ऑफ हो जाती है तो आपको पता है कि हमारे पास लंबा टाइम मिल जाएगा, है ना। तो आपके लिए मैं तीन एक्सरसाइज का काम भी लिया हुआ हूँ कि इफ इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो कम से कम तीन एक्सरसाइज तो आप कर ही सकते हो। तो देखिए पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एंड द थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आवाज म्यूट कर लो, अननेसेसरी अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। बच्चों ये तीन मेथड हैं अलजेब्रिक मेथड में, ये तीन मेथड हैं क्या क्या, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब आपको यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन दो इक्वेशन दी रहेगी और बोला जाएगा इसको आप सॉल्व करिए और एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है और वहां पे मेथड का नाम लिख देता है कि आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से करिए, तो वहां पर आपको उसी मेथड से करना है। और अगर कोई नाम नहीं लिखता है तो आप बच्चों फ्री हैं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एग्जांपल पहले एक क्वेश्चन लेकर करते हैं, और उस क्वेश्चन में वो इजीएस्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि जो इजीएस्ट होगा उसको समझने में आपको ज्यादा आसानी रहेगी। तो अब पहला ही क्वेश्चन है 3.3 का, तो मैं इसको तीनों ही मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब वन बाई वन बच्चों समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन का नाम ही क्या है, सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, कहते हैं नहीं सब्स्टिट्यूट फिल्टर लगा, हाँ किसी की जगह रिप्लेस। बिल्कुल। तो आपके पास बच्चों ये दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों को आपस में सॉल्व करके अल्जेब्रिकली सॉल्व करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो आपको करना क्या है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप निकालिए, जैसे सोल्यूशन टेबल निकालते इसमें करते हैं। अगर ये बताइए इक्वेशन नंबर टू से मैं लिख दूं एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू वाई, तो किसी के पेट में कोई दर्द? ओके, कोई दर्द नहीं, सही बात है। तो हमने यहाँ पर किया क्या, वाई, हाँ सब समझ गए क्योंकि वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस, है ना। तो अब आप करेंगे क्या, इस एक्स वाई की वैल्यू को, देखो हमने इक्वेशन नंबर टू से निकाला एक वेरिएबल की वैल्यू, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे, है ना। जब इक्वेशन नंबर वन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन वन, तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, x माइनस फोर, और इक्वल्स टू में क्या है 14। तो बच्चों ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 18, तो x इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, 9। और जैसे ही ये बच्चों 9 वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस फोर इक्वल्स टू वाई, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 5। इस मेथड को बच्चों कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां पर आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से, जैसे यहाँ पे हमने सेकंड से y की वैल्यू निकाली है, ये जरूरी नहीं है, अगर आपका मन हो आप फर्स्ट से निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल दो, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप एक इक्वेशन से निकालो। और बस ध्यान ये रखना जिससे निकालोगे उसी में ना रख देना, जिससे निकालोगे उसको दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर टू से निकाला y की वैल्यू, तो हमने रखा कहां पर, इक्वेशन नंबर वन पे रखा। अगर आप वन से x या y की वैल्यू निकालते हो दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, तो उसको आप क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन में फिर रखोगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत? ओके। और जो दूसरा मेथड है बच्चों वो है क्या, एलिमिनेशन। हाँ सर सर बोलो।
बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, अब आते हैं हम लोग इस पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे, सॉरी एलिमिनेशन मेथड पे। हाँ, एलिमिनेशन मेथड क्या है बच्चों, जैसे कि देखिए करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे कल अगर आपको याद हो, कल हम लोग अगर ग्राफिकल मेथड कर भी रहे थे तो अपने आंसर को हम लोग वेरीफाई कर रहे थे, एलिमिनेशन मेथड से ही कर रहे थे। बिल्कुल। तो एलिमिनेशन का मतलब यह होता है कि दोनों इक्वेशन में जो दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, उन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करने का मतलब उसको कैंसिल आउट करना है। जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। अब आप बताइए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तब, है ना। वैसे जनरली जहां पर आपको होता है तो यह ऐड ही किया जाता है। तो आप ऐड करोगे, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 9। अब फिर क्या करोगे, x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो y इक्वल्स टू 14 माइनस 9 दैट इज 5। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, और ये हो गया बच्चों क्या, एलिमिनेशन मेथड। इसी को एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, ये तो मैंने सब सिंपल ले लिया। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको सीधा सीधा ये सेम दिखे। ऐसा भी हो सकता है कि इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिखी हो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, वेयर एज 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 14। अब बोला जाए इनको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, तो कैसे करोगे। अब देखो ऐड करोगे तो कुछ कटेगा क्या, ये आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए माइंड में, अपने माइंड में ये समझिए। अभी देखिए यहाँ, यहाँ पर, हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपके लिए इसलिए आसान हो गया क्योंकि यहाँ पे y के कोफिशिएंट सेम थे, तो आपको तुरंत वो कैंसिल आउट हो गए। बट यहाँ पर देखिए, चाहे x की बात करें या y की बात करें, क्या किसी के कोफिशिएंट सेम है, नहीं है। तो अब हमें सेम बनाना है, तो किसी भी एक को आप बना सकते हैं। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y के कोफिशिएंट को सेम बनाइए, अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x के कोफिशिएंट को सेम बनाइए। कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए किया क्या जाता है, जैसे देखो यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 2, है ना। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि ये दोनों कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट y के सेम हो जाए। तो जनरली होता क्या, इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब 2 को इससे, 3 को इससे। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और इक्वेशन नंबर 2 में आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से। अब ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, ये मत समझिएगा केवल इसी एल। जब आप, हाँ तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू, इसी तरह से जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x माइनस 6y इक्वल्स टू 42। आया समझे सभी को। ओके। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब देखिए इस समय आपके पास y का कोफिशिएंट बच्चों सेम हो गया है। जैसे ही आप ऐड करोगे तो 6y कैंसिल, 9 प्लस 4 हो जाएगा 13, x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 72। तो x इक्वल्स टू 72/13, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप 1 और 2 में से किसी में भी रख दोगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, माइनस करते समय साइन चेंज हुआ। अगर यही चीज अगर सोचो x का, अभी देखो हमने किसके कोफिशिएंट को सेम बनाया है, y के कोफिशिएंट को सेम बनाया। क्यों, अगर हम चाहते तो x को भी तो बना सकते थे, मैंने जानबूझ के नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, देखो अभी वहां पे साइन वगैरह चेंज करना पड़ता है y, जब हमारे पास ऑप्शन है कि दोनों दोनों में से कोई सेम है नहीं, किसी एक को बनाना है, हमें दिख रहा है ये प्लस में है, ये माइनस में, इसको सेम बना देंगे तो सीधा सीधा ऐड करने पर ये कट जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई जिद्दी बच्चा आ गया, जैसे शाश्वत जैसे जिद्दी बच्चा आ गया कि नहीं सर हम y के कोफिशिएंट को सेम नहीं बनाएंगे, हम एक्स के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे, तो भैया उससे लड़ेंगे थोड़ी, भैया बना लो। तो यहाँ पर जैसे मान लो है 3, यहाँ पर मान लो किस, किसको 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 किसको, हाँ आप सही बोले हो। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15 और 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 14। अब देखिए मान लो x के कोफिशिएंट को सेम बनाना है, तो कुछ नहीं, बस आप क्या करिए, यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9y इक्वल्स टू 45, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 4y इक्वल्स टू 28। अब बताइए क्या ऐड कर, क्या यहाँ पर ऐड करोगे, ऐड करने पर कटेगा क्या।
है ना। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करते समय क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस में है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस। बच्चों इस साइन का मतलब ये होता है, आप लोग हो सकता है माइंड बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, आप जब आप ये साइन चेंज करते हो तो यहाँ पर देखिए कुछ सिंबल नहीं है तो प्लस माना जाता है, तो प्लस का अपोजिट माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये भी 28 प्लस में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, माइनस। अब आपको बच्चों ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो आप साइन थे आपके लिए वो खत्म हो चुके हैं, मतलब ये प्लस प्लस नहीं रहा, ये माइनस, ये सब अब आपके, हाँ अब आपके लिए ये नीचे वाले साइन का मतलब है, तो कहने का मतलब ये 6x प्लस में, अब ये 6x किसमें है, माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 9 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में है, तो ये जाएगा 13y इक्वल्स टू 45 माइनस 8, कितना आ जाएगा 17, y इक्वल्स टू 17/13। बस अब y की वैल्यू आ गई, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, उसको आप दूसरे वेरिएबल में मतलब किसी भी एक और दो में किसी इक्वेशन में रख दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। आया समझे। तो बच्चों ये है एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों ही बच्चों आसान होते हैं, और हमारी हैबिट, मैं पर्सनली अपनी बात करूं या किसी और टीचर की बात करूं या स्टूडेंट्स की बात करूं, ज्यादातर हैबिट, हाँ खतरनाक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, और ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग हमेशा एलिमिनेशन मेथड को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी हैबिट पड़ जाती है और ये थोड़ा सा आसान लगता है हमें। सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा सा वो लगता है कि इधर से निकालो, उधर से, सीधा सीधा इक्वेशन बनी है, अगर सेम दिख रहा है तो काटो, नहीं तो सेम बना के सीधा एक्स वाई की वैल्यू निकालो। ज्यादातर ज्यादातर प्रचलन में मतलब यूज में ज्यादातर बच्चों यही मेथड रहता है एलिमिनेशन। जी। बाकी तो मेथड आपके सिलेबस में तो तीनों हैं, तो आपको तीनों के बारे में इक्वली जानकारी रखनी है। पहला मेथड हो गया, दूसरा मेथड हो गया। अब बच्चों हमें करना है लास्ट वाला, विच इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या, क्रॉस मल्टी, हाँ बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल। कुल मिला के हमें देखो कोफिशिएंट को सेम बनाना है, तो सेम बनाने के लिए जो भी आपको पूरी फ्रीडम है, बस जीरो से ना मल्टीप्लाई कर देना। एक बच्चा हमसे कहा कि सर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो LHS बराबर RHS, तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो अननोन कहाँ से निकालोगे एक्स और वाई, जीरो से ना मल्टीप्लाई करने पर। क्यों, नहीं नहीं नहीं, कोफिशिएंट देखो देखो, कोफिशिएंट है तो रूट में भी हो सकता है, वेरिएबल रूट में नहीं रहेगा, लेकिन जो जैसे ऐसे भी इक्वेशन मिल सकती है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, √2x माइनस √3y इक्वल्स टू समथिंग। हाँ तो रूट आपको पता है, रूट भी तो रियल नंबर ही होता है ना, तो फिर वहां पर उसको सेम बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। आते हैं लास्ट मेथड पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। हार्ड बोल बोल के तो लोग डरा देते हैं, हार्ड बोल बोल के तो लोग डरा देते हैं। क्रॉस, बिल्कुल, अब तुम्हारे लिए थोड़ी हार्ड रहेगा। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। सपोज करिए ये दो आपके पास स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की है। हाँ एक चीज अपने माइंड में यहाँ पे जरूर रखिएगा, RHS मस्ट बी जीरो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें कांस्टेंट टर्म को RHS में दिया रहता है, तो बच्चों आपका काम क्या रहेगा, आप पहले उस RHS वाले टर्म को LHS में लाओगे तब ये मेथड लगाओगे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है माइनस साइन। ठीक, RHS को जीरो, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशन ऐसे जैसे भी हम लोग पढ़ रहे थे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, तो वहां पे तो एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन हो तो हम डायरेक्टली उसको, हाँ है ना, तो वहां पे -14 है RHS, यहाँ पे RHS को आपको जीरो करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ केसेस में आपकी, हाँ कुछ केसेस में आपकी गलती हो सकती है अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो। ठीक है। अब देखिए अब आपको करना क्या है इसके बाद, इसका सोल्यूशन निकालना है बच्चों। तो यहाँ पे सोल्यूशन निकालने का एक पैटर्न होता है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। याद करना क्या मतलब, नहीं भी याद करोगे तो भी हो जाएगा। जैसे सोल्यूशन तो हम दो मेथड आपके पास हैं, दो मेथड से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मान लो कोई कहा कि बस सर हमको एक्चुअल, हम कर क्या रहे हैं, हमको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास दो मेथड ऑलरेडी, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, क्या करोगे,
आप करोगे, मान लो एलिमिनेशन मेथड हमें लगाना है, तो मैं यहाँ पे B2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे B1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे B2 से यहाँ पे B1 से, तो y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, फिर x वाले टर्म को ऐड करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना। लेकिन अब वो चीज करेंगे तो लंबा, अगर बोला जाए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही करना, तो बच्चों इसका सीधा सीधा पैटर्न होता है। यहाँ पे आप x लिखते हैं, यहाँ पे आप y लिखते हैं, और यहाँ पे आप 1 लिखते हैं। यहाँ पे x y 1 लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद एक पैटर्न होता है जो बच्चे याद करते हैं, देखो क्या बच्चों, इंटर के बाद एक कोर्स होता है कंप्यूटर का, वो BCA, और BCA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCA का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर। हाँ, अरे गधे, वो इंटर के बाद होता है BCA, DCA। हाँ, DCA, DCA मीन्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिप्लोमा अलग होता है बच्चों, डिग्री। हाँ, DCA तो हम भी किए हुए हैं, DCA किए हुए हैं, DTDP किए हुए हैं, तो ये तो हम भी किए हुए हैं। DCA अलग होता है, BCA अलग होता है। BCA मतलब बैचलर डिग्री, जिसको हम लोग ग्रेजुएशन के, जिस भी डिग्री के नाम के आगे बी लग गया, जिस भी डिग्री के नाम के आगे, वो बैचलर मतलब ग्रेजुएशन, और एम लग गया मतलब मास्टर, एम लग गया मतलब मास्टर। तो एक BC, ओके, तो एक, हाँ, तो PhD जैसे आप कंप्लीट कर लेते हो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको PhD की डिग्री मिलती है, तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, और आपने PhD कंप्लीट कर ली तो। और एक दूसरा डॉक्टर होता है MBBS वाला, तो आप फिर इंटर के बाद नीट वगैरह के थ्रू आप अपना जाइए, मेडिकल की तैयारी करिए। ऐसा है। हाँ हाँ, तुम्हारी लोग की कैटेगरी वाला है। तो देखिए, टॉपिक से भटकते नहीं है, किसी सदस्य का कहना है कि कहीं भटक ना जाए हम लोग, तो बिल्कुल मुझे याद है, हम भटके नहीं है, हम ही शुरुआत किए हैं BCA से, तो हम क्यों भटकेंगे। देखिए, आपको याद करने का मैं ट्रिक समझाने के लिए वो ये यूज किया, नहीं मुझे क्या, मैं तो सीधा सीधा फार्मूला भी लिख देता। ये मैंने क्या लिख दिया, BCA। ये बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए इतना डिस्कशन जरूरी है। अब आपके माइंड में आ गया, कभी भूलोगे नहीं, ये मेरा वादा है, समझे। अब आप एक और चीज ध्यान रखिए, A, B और C, ये साइकिल साइकिल आप याद करिए। क्या, ABC मतलब, हाँ क्लॉकवाइज, कहने का मतलब जैसे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाइए ना, भी इसको रिंग को मत भी ध्यान दीजिए। A के बाद बच्चों B आता है, और B के बाद C आता है, ठीक है। तो C के बाद, अच्छा C का यहाँ पे D नहीं रखोगे, क्योंकि हमारे पास जो कांस्टेंट है वो ABC, तीन ही कांस्टेंट, इसी में आपको घूमना है। A के बाद B के बाद C, तो C के बाद क्या आएगा, A। तो बस आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे B लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे B के बाद बच्चों क्या आएगा, C आएगा। कोई दिक्कत। तो आप यहाँ पर जैसे BC लिख दिए, तो यहाँ पे भी लिख दीजिए -BC। यहाँ पे C है बच्चों, C के बाद A आएगा, तो यहाँ पे भी आप लिख दीजिए CA, पीछे माइनस लगा दीजिए। और यहाँ पे A लिखा हुआ है, A के बाद B आता है, यहाँ पे भी आप लिख दीजिए AB-AB। कोई दिक्कत। अब ये मत बोल देना डिनोमिनेटर तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अभी तो हमने आखिरी खेला। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लिखना है, 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, बस हो गया, काम खत्म। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आप एक पैटर्न, बस ये ये BCA का रोल होता क्या है, देखो दिक्कत क्या होती है, बच्चों को ये याद करने में दिक्कत होती है कि कैसे इसको याद रखा जाए। पता चला कोई पहले बोल दिया, कोई बाद में बोल दिया, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। बस सीधा से बात है, आप लिखो ऊपर, याद कर लो x y 1, ऊपर न्यूमरेटर क्या रहेगा, x y 1, डिनोमिनेटर में आपको केवल BCA याद करना है, BCA याद करना है। और आपको बस ये ध्यान में रखना है, ABC साइक्लिक होता है, जैसे B लिखा तो B के बाद आता है C, तो BC-BC। यहाँ पे C लिखा था, तो C के बाद आता है A, CA-CA। और A है तो AB-AB, फिर वन, फिर सफिक्स में, इसको जो नीचे लिखते हैं उसको सफिक्स बोला जाता है। सफिक्स में क्या करेंगे, पहले 1 2, फिर 2 1, फिर 1 2 2 1, 1 2 2 1, बस यही चीज आप लिख देंगे, काम खत्म। अच्छा, अब वैल्यू हमें निकालनी तो रहेगी एक्स और वाई की वैल्यू, तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे इसको कुछ लोग ऐसे भी फॉर्मूला कुछ टीचर्स बताते हैं।
देखिए बच्चों ये तीनों इक्वल है, अगर मैं पहले और लास्ट वाले को ले लूं तो कोई दिक्कत, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस। तो जरा देखो बच्चों, अभी बीच वाले को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू वन अपॉन दिस। तो बच्चों ये तो एक्स के डिनोमिनेटर में ये है, इसको अगर हम इधर भेजें आरएचएस में तो ये वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 a1b2 माइनस a2b1। ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? ऐसे सेम यही चीज y के साथ कर लो, तो c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1 माइनस a2b1। तो इसी चीज को कुछ लोग ऐसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी टीचर्स बता देते हैं कि बच्चों कुछ याद करो चाहे ना करो, आप सीधा सीधा जैसे दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो एक काम आपको करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लो वहां से, और फिर सीधा सीधा इस फॉर्मूले पे रख दो x कॉमा वाई इक्वल्स टू, इधर x की वैल्यू मतलब b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, एंड y की वैल्यू क्या, c1 a2 माइनस c2 a1 और अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। बस आप कुछ मत करो, जो क्वेश्चन दिया जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए उसको सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि आरएचएस जीरो हो जाए, फिर आप वहां पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू लिख लो, और बस उन वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, काम खत्म। हाँ जी। हाँ जी। तो ये बताओ, तो फिर एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे पे डिपेंड करेगी ना, कहने का मतलब बिल्कुल आप करने को तो कर सकते हो। तो फिर जब तक y की वैल्यू नहीं आएगी, जब तक y की वैल्यू पता नहीं चलेगी, आप क्या x की वैल्यू बता सकते हो? है ना, तो ये दिक्कत है यहाँ पर। हाँ, अगर आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। इसीलिए मैंने लास्ट वाले को लिया, क्योंकि लास्ट वाला हमारे लिए एक कांस्टेंट टर्म है, वन अपॉन दिस, ये पूरा एक कांस्टेंट है। ओके, अब आते हैं, एक और चीज आपके माइंड में आ रही होगी कि ऐसा, हाँ हाँ, वर्ड प्रॉब्लम पे भी आते हैं अभी। ऐसा क्या है कि इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रखा गया, क्या किया हमने कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये क्या है? क्यों, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसका नाम रखा गया? हाँ, तो इसके हिसाब से जो ये, देखिए इसका फिलहाल, वाह भाई वाह, बहुत सही, गुड, गुड, बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारा पड़ोसी है ना राज? तुम्हारी संगति में रह के लोग बताओ कितने इंटेलिजेंट हो जा रहे हैं, और तुम जो है नीचे जा रहे हो, हाँ कदे नहीं तो। a1x प्लस b1y। क्या ऐसा रूल है क्या कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, मतलब बैलेंस बना रहना चाहिए? तो सीबीएसई वाला मेथड बता दियो यार, रिजल्ट वाला हम। ओके, बिल्कुल भैया, हमारे बिना कल्याण कैसे होगा आप लोगों का? अरे, अरे मैथ क्या, हम तो भैया पूरा हिंदी अंग्रेजी मैथ साइंस सब है, क्या बताएं आप लोगों को। है, देखिए ये है क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये मान लीजिए दो लीनियर इक्वेशन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए करते क्या है, हम लोग क्या करते हैं, मतलब कैसे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड में समझाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हमने लिख दिया x, तो करेंगे क्या, इस वाले को आप छुपा लीजिए, मान लीजिए खत्म। अब आपके पास दो टर्म बचे, मतलब कोफिशिएंट की बेसिस पे देखा जाए तो देखो यहाँ पे बचेगा b1 b2, और यहाँ पे बचेगा c1 c2, बचेगा क्या, c1 c2। है ना, हमने क्या किया, जैसे लिखा पहले क्या लिखा x, तो हमने क्या किया, इस x वाले टर्म को, दोनों इक्वेशन के x वाले टर्म को छुपा लिया, हमारे पास ये बचा। अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे, y के कोफिशिएंट है b1 b2, तो हमने ऐसे इस पैटर्न से लिख दिया, और कांस्टेंट टर्म है c1 c2, ऐसे लिख दिया। अब आते हैं, देखिए अब आप करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन। तो देखिए मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, यही आता है क्या, b1c2 माइनस b2c1, यही आता है, और ऊपर एक्स है, तो एक्स अपॉन में यही होता है कि नहीं? उसी
उसी तरह से जो अगर हम y, ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमने इसका इधर इसका इधर, यही तो क्रॉस हुआ ना मल्टीप्लीकेशन। अब इसी तरह से अगर हमने मान लो y लिख लिया, मान लो हमने क्या लिखा y, सेम वही काम करेंगे। अब आप y वाले टर्म को छुपा लीजिए, इसको आप हाइड कर लीजिए थोड़ी। जब आप हाइड करेंगे तो देखिए आपके पास बचेगा क्या। जब आप y वाले टर्म को हाइड कर लेंगे तो ये ध्यान रखिए, पहले आप इसको नहीं लिखेंगे, पहले आप C1 C2 लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया साइक्लिक, साइक्लिक का ध्यान देना है भैया। एक्स वाले को हाइड किए तो उसके आगे के टर्म लिखें, अब इसको हाइड किए तो इसके आगे। हाँ, तो पहले लिखेंगे C1 C2, अब इसके आगे तो कुछ है ये नहीं है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, A1 A2। रिपीट करेंगे उसी चीज को, बस क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दो, तो ये हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1। इसी तरह बच्चों लास्ट में कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पर लिखते हैं 1, और क्या लिखेंगे, वही 1 जब लिख लेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है, सी वाला मतलब ये कांस्टेंट टर्म को जब हाइड करेंगे, आगे कुछ नहीं है तो आगे कौन सा रिपीट होगा, फिर से वही रिपीट होगा, तो पहले A1 A2 फिर B1 B2। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दो, A1 B2 माइनस A2 B1। बस ये y अपॉन है, ये 1 अपॉन है, ये x अपॉन है। इसी पैटर्न से वो फॉर्मूला बना है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ बेटा बोलो। तो ये बच्चों तीन मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बस एक और एक्सरसाइज आपकी रहेगी उसके बाद, वो है रिड्यूसिबल फॉर्म, जहाँ पे आपको कुछ मानना पड़ेगा। वो 1/x 1/y करके दिया रहेगा, उसको आप कुछ मानोगे, वो थोड़ा सा लंबा जाता है, उसको हम अलग रिड्यूस। हाँ, पहले उसको आपको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना रहेगा, तब पूरा मेथड आगे वही है, लेकिन इस यहाँ तक करने के लिए पहले आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। फिलहाल वो हम, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और वो वाले क्वेश्चन बड़े नंबर में आते भी हैं, तो उसको हम अलग से अलग लेक्चर में उसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हाँ, वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो दिक्कत आएगी, सिंपल सिंपल इक्वेशन अगर दे दिया, नहीं 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 नहीं, बस केवल यही है। पेपर में आएगा मेथड का नाम लिखा रहेगा तो आप पर्टिकुलर उस मेथड से करोगे, पेपर में आएगा मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ, देन यू आर फ्री, यू हैव टू टेक एनी मेथड। ओके। अब जैसे मान लीजिए वर्ड प्रॉब्लम, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, हाँ ध्यान रखिएगा। आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन है, मतलब नहीं, इसमें भी आपको मिलेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये कौन है भैया, अरे तो भैया म्यूट कर लो ना, इतना तो सेंस है होना चाहिए। अब अब तो म्यूट कर लो ना, तुमसे बोलने के लिए कौन कह रहा है जी, जब वो पूछेंगे तो बोलना, फालतू में हम लोगों को सुना रहे हो। ओके, तो चलो कुछ वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम पे आपको हंस भी सकते हो, किस पर आए, एक वर्ड प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी 5 मिनट बाकी है, 7 मिनट। तो मैं बताता हूं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड का 5, ठीक है। 3.4 का सेकंड का 5। अच्छा, कोशिश यही करिएगा, जिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है मतलब जिस मेथड से रिलेटेड, उसी मेथड से करिएगा। अभी आप लोग अलग अलग करके ही करिएगा, ये नहीं कि आप किसी मेथड से कर दो। हर एक एक्सरसाइज एक मेथड पे डिपेंड कर रही है, आप भी वैसे ही करिएगा। लास्ट में जब आप सैंपल पेपर लगाएंगे, प्री बोर्ड वगैरह बोर्ड वगैरह देंगे, और वहां पे मेथड नहीं लिखा, तब आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अलग अलग करना है। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.4। बाकी आप लोग लगाएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी अभी तो फर्दर क्लासेस बाद में होंगी तो डिस्कस करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है क्या, देखिए बोला जा रहा है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। मतलब एक लाइब्रेरी है जो बुक इशू कराने के लिए पैसा, यहाँ पे इलाहाबाद में भी बहुत सारी लाइब्रेरीज खुली हुई हैं, आपको शायद पता हो या ना हो पता नहीं, यहाँ पर आप आके पढ़ सकते हो, आप बुकें ले सकते हो। लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, उसका कुछ फिक्स चार्ज है। क्या है फिक्स चार्ज, अभी आगे बताते हैं। फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब अगर आप कोई बुक इशू कराते हो लाइब्रेरी से, आप लाइब्रेरी से कोई आप बुक इशू कराते हो, तो जो फर्स्ट 3 days का जो चार्ज है, पहले 3 दिन के लिए जो चार्ज होगा वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, कि 3 दिन का इतना ही टोटल, जैसे मान लो मैं बोल दिया भैया 100 रुपए 3 दिन का लगेगा। अब मान लो तुम 3 दिन नहीं, 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन के लिए ले जाते हो, तो 3 दिन के आगे के जो डेज होंगे उसका चार्ज अलग है, वो पर डे के हिसाब से लगेगा। वो क्या है,
and additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days. जो बुक वो सरिता सरिता एक कोई लड़की है, वो जो है 7 दिनों के लिए किसी बुक को रखती है, तो उसको कितना रुपए पे करना पड़ता है? 27 रुपए। 27 रुपीज उसको पे करना पड़ता है, ठीक है। While Sasi paid 21 rupees for the book she kept for the 5 days. शशि है, वो 5 दिन किसी बुक को रखती है, बुक को कितने दिन रखती है? 5 दिन। और उसको कितना रुपए पे? 5 दिन का उससे लिया जाता है 21 रुपए, 21 रुपीज। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो फिक्स्ड चार्ज को बच्चों हम क्या मान ले रहे हैं? X रुपीज। कोई दिक्कत? 3 दिन का किराया। हाँ, अब एडिशनल वाले को, जो एडिशनल चार्ज है उसको हम Y मान ले रहे हैं। एडिशनल चार्ज को, एडिशनल चार्ज ध्यान से मानेंगे क्या? Y रुपीज पर डे, मतलब हर दिन का Y रुपए, प्रतिदिन Y रुपए लगे। यहाँ पर ये जो X है ये 3 दिन का है, ध्यान रखिएगा, ये पर डे का नहीं है ये। हाँ, अब देखिए जैसे पहली सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, पहली सिचुएशन क्या बोला जा रहा है? जो सरिता है, सरिता जो है 7 दिनों के लिए बुक को लेती है। 7 दिनों को जाहिर सी बात है 3 दिन आप अलग करिए तो 3 दिन का फिक्स चार्ज लगेगा, और बाकी जो 4 दिन बचेगा बच्चों, उस 4 दिन के लिए ये एडिशनल चार्ज लगेगा कि नहीं? अब एक दिन का Y रुपए एडिशनल चार्ज है तो 4 दिन का 4Y लगेगा। तो अगर हम ये कहें कि पहली इक्वेशन बनेगी X+4Y = 27, कोई दिक्कत है ना? पहला X जो लिखा हुआ वो 3 दिन का किराया हो गया, 3 दिन का चार्ज हो गया, और जो 4Y लिखा हुआ है वो 4 दिन का हो गया, 3 4 7 दिन का, टोटल पैसा 27 रुपए। सेकेंड इक्वेशन आप लोग बता दो तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। चलो बता तो दिए। X+2Y = 21। सभी को समझ में आया ये चीज? ये कोई ऐसा जो ना समझ में आया? 2Y देखो ऐसे आया कि जो जो शशि है वो 5 दिन के लिए किताब रखती है, 3 दिन का फिक्स हो गया, बचा कितना दिन? 2 दिन। तो 2 दिन का 2 दिन का एडिशनल चार्ज, 1 दिन का अगर Y है तो 2 दिन का 2Y होगा कि नहीं? तो 2Y हो गया, ये 2 दिन का चार्ज हो गया, और ये X जो है 3 दिन का, टोटल 5 दिन का। पैसा कितना देती है? 23 रुपया। ये दो इक्वेशन आपके सामने है, और ध्यान रखिए हम एक्सरसाइज करा रहे हैं कौन सी? 3.4 और 3। बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड ही आपको यहाँ पे लगाना है, क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड की एक्सरसाइज है। सब्ट्रैक्ट कर दो सीधा सीधा, एक्स वाला टर्म कट जाएगा क्या? जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स वाला टर्म कैंसिल, 4y - 2y मतलब 2y = 6। तो बिल्कुल y की वैल्यू आ जाएगी 3, और y की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रख दो। मान लो 1 में रखते हैं, ये हो जाएगा x+4y मतलब 4 3 12 = 27। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27 - 12 यानी कि 15 रुपए, ठीक है। यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज था, जो हमने x माना था, तो लाइब्रेरी के 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपए है, और ईच रोज का एडिशनल चार्ज, जो ईच डे का एडिशनल चार्ज है वो कितना है? 3 रुपए पर डे, 3 रुपीज पर डे। तो ये बताओ आगे ज्यादा दिन लेने में, पहले के हिसाब से ज्यादा दिन लेने में रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? जरा बताओ। पैसा ज्यादा देना पड़ा, लेकिन अगर देखा जाए 3 दिन का 15 रुपए, और आगे अगर हम 3 दिन और लेते हैं तो उसका हमें 9 ही रुपए लग रहा है, यानी ये फिक्स चार्ज ज्यादा लगा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम यही बात ही है, ओला वाले भी यही सिस्टम अपनाते हैं। ओके, तो ये हो गया जैसे वर्ड प्रॉब्लम, इसका हो गया, ठीक है। और कितना समय है अभी? समय मेरे ख्याल से जा रहा है, समय को हम पकड़ नहीं सकते। 3.6 के भी वर्ड प्रॉब्लम अच्छे अच्छे हैं, लगा